Hello students and welcome to our second lecture on the contract of guarantee. We have already discussed the basic meaning of the guarantee contract. What does it mean? What are its essential features we discussed, and we also talked about how is it different from the contract of indemnity. Today we will be starting with our next topic, which is the kinds of guarantee. What are the various kinds of contracts of guarantee that can be entered into? So the first bifurcation is on the basis of retrospective or prospective guarantee. Retrospective guarantee means that you are giving guarantee for some past debt. The debt which has already been given in the past, you are giving a guarantee for that. And prospective guarantee means that the debt is now to be given. Some loan is to be given in future and you are giving a guarantee as a surety that for this particular loan that you are going to give to a third party, I will be the guarantor. That is your prospective guarantee. Now in retrospective guarantee, it is very important to understand that what are the situations in which this kind of a guarantee can be given. Directly, you cannot become a guarantor for a past debt because it will become something without consideration. एक डेट ऑलरेडी दिया जा चुका है, पहले ए ने बी को लोन दिया, ठीक है, तो ये वो लोन दे चुका है आपसे बात किए बिना. जब वो लोन की पेमेंट नहीं हो पाई तब आपने जाके कहा कि ठीक है अब मैं उसकी गारंटी देता हूं, तो आपको तो वापस कंसिडरेशन में कुछ नहीं मिला. पहले ही अगर ये गारंटी दी गई होती जिस टाइम पे लोन दिया जा रहा था या लोन देने से पहले, उस समय पे एज अ गारंटर आपको क्या कंसिडरेशन मिलता कि ए ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं बी को लोन दूंगा क्योंकि आप गारंटी दे रहे हो, तो वहां पर कंसिडरेशन मिल जाती है. लेकिन इस केस में जब लोन ऑलरेडी दिया जा चुका है, लेटर ऑन स्टेज पे आप गारंटी नहीं दे सकते. तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी का क्या मतलब हुआ? रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी हम उन गारंटी को कहते हैं कि अगर ए ने बी को लोन दिया था, बी लोन टाइम से वापस नहीं कर पाए, अब ए के पास क्या राइट्स है? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच में नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बी को लोन दिया कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एक साल बाद बी ने वो लोन वापस करना था, एक साल खत्म हो गया, बी लोन नहीं वापस दे पाया. ए क्या करेगा कि मैं केस फाइल कर रहा हूं आपके अगेंस्ट क्योंकि आपने मुझे जो मेरा लोन अमाउंट है बी ने वो वापस नहीं किया, तो बी के अगेंस्ट में केस फाइल कर रहा हूं. अब इसमें अगर एज पिक्चर में आप एंटर करते हो एज अ गारंटर, आप जाके क्या कहोगे कि आप ये केस फाइल मत करो इस पास्ट डेट के लिए, आप एक साल और रुक जाओ, ठीक है, एक साल तक केस फाइल मत करो एंड आई टेक दी गारंटी कि उस एक साल में आपको आपका लोन रीपेमेंट हो जाएगा. ये रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी है विच इज एक्सेप्टेबल इन लॉ, क्योंकि इस केस में आपको कंसिडरेशन मिल रहा है. क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? अ प्रॉमिस दैट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर अ केस विल नॉट बी फाइल्ड फॉर बी. बी के अगेंस्ट ए जो है वो और एक साल तक केस फाइल नहीं करेंगे क्योंकि आप रेट्रोस्पेक्टिवली गारंटी दे रहे हो, आप उस रेट्रोस्पेक्टिव डेट पे गारंटी दे रहे हो कि अगले एक साल में पेमेंट हो जाएगी. ठीक है, तो सिर्फ उस केस में रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी काम कर सकती है. सिंपली कोई डेट ऑलरेडी दिया जा चुका है उसके लिए आप रेट्रोस्पेक्टिव में जाकर गारंटी नहीं दे सकते हो. The next bifurcation is specific or continuing guarantee. Specific guarantee वो होती है which is being given for a specific transaction, which is being given for a specific debt or a specific single thing that is being done right now. तो लाइबिलिटी जो है श्योरिटी की वो वहीं तक लिमिटेड है. जैसे ही वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर, या वो डिस्चार्ज हो गई लाइबिलिटी, तो वहीं पर श्योरिटी की लाइबिलिटी भी खत्म हो जाती है. कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है? समथिंग विच एक्सटेंड्स ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन और विच इज टाइम which is defined in the terms of time duration rather than the transactions. तो अगर आप ये कहते हो कि ए को जाके आप ये कहते हो कि ठीक है बी को अगले एक साल में तुम जितने भी गुड सप्लाई करोगे उसके पेमेंट की गारंटी मैं लेती हूँ, ये हमारी कंटिन्यूइंग गारंटी है क्योंकि एक साल तक के लिए जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उन सब के लिए मैं गारंटी दे रही हूँ. If I tell A
that the next time when you give 200 units to B, उसके पेमेंट की गारंटी मैं ले रही हूं. दिस इज स्पेसिफिक गारंटी, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी जा रही है. आपकी जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो इन बिटवीन भी आप रिवोक कर सकते हो. कैसे रिवोक होती है कि आपने अगले 1 साल तक कहा था, 3 महीने निकल गए और आपको ये समझ में आया कि बी तो कभी भी पेमेंट जो है वो देता ही नहीं है, तो वो तो हमेशा ही डिफॉल्टिंग पार्टी बनता है, और मेरे क्योंकि मैं गारंटर हूं तो मुझे हर बार पेमेंट देनी पड़ रही है, सो आई वांट टू रिवोक माय कंटिन्यूइंग गारंटी. तो मैं क्या करूंगी, एक नोटिस दे सकती हूं मैं क्रेडिटर को कि मैं अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक कर रही हूं. इस केस में होगा क्या कि 3 महीने बाद मैंने रिवोक करी, तो इन 3 महीने के बाद जब मैंने नोटिस दे दिया, उसके बाद अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में होती है, मैं उसके लिए लायबल नहीं हूं, मैं उसमें गारंटर नहीं हूं. लेकिन पिछले 3 महीनों में जब तक मैंने गारंटी दी हुई थी, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसके लिए आई एम लायबल. सिमिलरली इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, अगर डेथ हो जाती है श्योरिटी की, ठीक है, डेथ हो जाती है ऑफ द पर्सन हु हैज गिवन द गारंटी, उस केस में भी कंटिन्यूइंग गारंटी जो है वो अपने आप ही सीज हो जाती है रिलेटेड टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस. तो जब भी रेवोकेशन हो रही है गारंटी की, वो सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए हो रही है. पास्ट ट्रांजैक्शन अगर कोई हो चुकी है तो आप उसके लिए लायबल हो. अगर आपने नोटिस दे दिया तो आप डायरेक्टली लायबल हो. अगर डेथ हो जाती है श्योरिटी की, तो फिर कौन लायबल होगा, जो प्रॉपर्टी है उस श्योरिटी की. फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी द क्रेडिटर कैन क्लेम द अमाउंट. नेक्स्ट काइंड ऑफ गारंटी इज गारंटी फॉर होल डेट और पार्ट ऑफ डेट. So either you can act as a guarantor for the entire debt which is being taken by the principal debtor. तो उस केस में the liability of surety will be equal to the liability of principal debtor, fine. Or otherwise you as a surety, you as a guarantor can do it only for a part payment, right? So you can define कि I want to give a guarantee for up to rupees 2 lakh. तो 2 लाख से ऊपर की जो भी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होगी उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, अगर इस तरह से टर्म्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किए जाते हैं. अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, अगर कुछ भी नहीं लिखा जाता है इस टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, देन ऑटोमेटिकली यू आर गिविंग गारंटी फॉर द होल डेट, अदरवाइज यू हैव टू मेंशन इट. लास्ट इज द फिडेलिटी गारंटी. This is a kind of guarantee which is not being given for the monetary debt, or which is not being given for the loans or monetary transactions. This kind of guarantee is given for the conduct of the person, honesty of the person who is being employed in a particular organization. So generally जब आप किसी organization में as an employee, as a prospective employee आप फॉर्म भरते हो, तो उसमें आपसे रेफरेंसेस भरवाए जाते हैं. तो उन रेफरेंसेस से अगर कोई गारंटी लेता है कि आप क्या कहते हो इनके गुड कंडक्ट के बारे में या अबाउट दिस पर्सन, एंड इफ यू गिव इन राइटिंग द पर्सन who is giving the reference given writing that yes, I assure you that this person is having good conduct, or this person is morally fine, or this person is honest in his or her conduct in the organization, this is a kind of fidelity guarantee which does not involve any monetary transactions. Now the next topic that we are going to discuss is the liability of the surety. कि जो गारंटी दे रहे हैं, जो श्योरिटी है, जो पार्टी थर्ड पार्टी जो थी, उनकी कितनी लाइबिलिटी है और उसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है या उसके क्या फीचर्स हैं. So the first point is that the liability of surety is co-extensive. This has been defined in section 128 of the Act, which says that the liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor, unless it is otherwise provided by the contract. तो जो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो भी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट लेकर इंटरेस्ट, डैमेजेस, कोई भी तरह की कॉस्ट, जो भी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है वो एज इट इज लाइबिलिटी जो है श्योरिटी की होगी, इक्वल लाइबिलिटी होगी दोनों की, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड.
क्योंकि अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि हम सिर्फ कुछ पार्ट के लिए गारंटी दे रहे हैं, कुछ पार्ट के लिए श्योरिटी बनना चाहते हैं, then it's a different case. Otherwise, if nothing has been written in the contract to the contrary to this, we say that the liability of principal debtor is equal to the liability of the surety. They will have the same amount of liability for that transaction. The second thing, important feature is that it is secondary in nature. This also we discussed in the last lecture, that primarily the liability is of the principal debtor. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि क्योंकि किसी ने गारंटी दे दी है तो अब एज अ प्रिंसिपल डेटर लोन मैंने लिया था लेकिन मेरा काम खत्म हो गया, नहीं. पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है कि उन्हें लोन का रीपेमेंट करना है, उन्हें डेट वापस करना है. In case principal debtor is not able to do that, then the guarantor, then the surety comes into the picture. So it is a secondary liability, it is not the primary liability. And as soon as the guarantor fulfills that promise, guarantor ने pay back कर दिया loan, तो अब guarantor creditor बन गया और principal debtor जो है उसकी liability अभी भी खड़ी है. तो primary liability हमेशा principal debtor की ही है. Then the liability of the surety arises immediately on the default of principal debtor. तो क्रेडिटर के पास ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है या क्रेडिटर का ऐसा कोई रोल नहीं है दैट द क्रेडिटर विल हैव टू इन्फॉर्म दी श्योरिटी की क्योंकि उसने डिफॉल्ट कर दिया तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन क्रेडिटर के ऊपर नहीं है. जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करते हैं अपनी पेमेंट में तो ऑटोमेटिकली द श्योरिटी बिकम्स लायबल फॉर दैट. Then what is the liability of surety in case of continuing guarantee? As already discussed, it extends to all the transactions over a period of time for which you have given the guarantee. It is not confined to a single transaction. It will keep on going for the time period for which you have whatever time period you have specified. अगर आपने कहा है अगले 2 साल के लिए मैं गारंटी ले रही हूँ तो उन 2 सालों में जो भी ट्रांजैक्शन होती है as a surety you will be liable for that. What is the liability when the original contract, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में हुआ था, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो वही है क्योंकि प्राइमरी लाइबिलिटी तो प्रिंसिपल डेटर की है. So what will happen if this original contract is void or voidable, right? So the law says that the contract which is taking place between the creditor and the surety, which is a kind of secondary liability that is being created, it is an independent contract. It is not a collateral contract. Fine. So the surety may be liable while the principal debtor may not be liable and vice versa. तो लॉ ये कहता है ये दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि साइन हो रहे हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट आपका प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में साइन हो रहा है, एक अलग कॉन्ट्रैक्ट आपका क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में साइन हो रहा है. तो अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का कॉन्ट्रैक्ट कभी वॉइड या वॉइडेबल हो भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके श्योरिटी हैं उनका भी जो लाइबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगी. Right? Let us take an example that I am the creditor. I have given a loan to someone, to a person against the guarantee given by C. Now, this person to whom I have given the loan is a minor. Fine? तो मेरा और प्रिंसिपल डेटर जो कि माइनर है उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि माइनर के साथ तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकते हो. मुझे श्योरिटी किसने दी थी, किसकी श्योरिटी देने पर या किसकी गारंटी देने पर मैंने लोन दिया था उस पर्सन को, सी की गारंटी देने पर. मुझे नहीं पता था कि वो माइनर है, मैंने लोन दे दिया क्योंकि सी ने गारंटी दी थी कि आपको लोन रीपेमेंट हो जाएगा. अब जब मैंने माइनर को लोन दिया है, मेरा और माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो वॉइड हो गया. तो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड इन दिस केस. बट the contract that as a creditor I have entered into with the surety, which is person C, that still stands good and this surety will have to make payment to me. क्योंकि उन्होंने श्योरिटी दी थी, उन्होंने गारंटी दी थी, इसीलिए मैंने वो लोन आगे दिया था. तो लॉ ये कहता है कि even if the original contract between principal debtor and creditor becomes void, the contract between
the creditor and the surety still stands good. Now the next thing that we are going to discuss is the rights of the surety. क्योंकि liabilities हैं तो कुछ rights भी होंगे surety के पास. So what are those rights? Rights against the principal debtor, fine. Rights against the creditors and rights against the co-sureties to claim the contribution. ये तीन parties हैं जिनके against, जिनके vis-a-vis surety के पास rights होते हैं. किसके साथ? Principal debtor के साथ, creditor के साथ and co-sureties के साथ. Principal debtor के against क्या क्या rights हैं? पहला है right to subrogation. Subrogation का जो word का meaning होता है that is substitution. तो हम right to subrogation कैसे कह रहे हैं? क्योंकि हमने कहा था जैसे ही आपके जो surety हैं वो अगर पेमेंट करते हैं डेट की, ठीक है, as a guarantor, तो automatically the surety becomes the creditor and can claim the money back from the principal debtor. तो ये right to subrogation है that as soon as the surety makes the payment as a guarantor to the creditor, तो creditor को तो अपना पैसा मिल गया. अब कौन सी दो पार्टीज बच गई? श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर. तो इस केस में क्या होगा? जो श्योरिटी हैं वो क्रेडिटर बन जाएंगे और प्रिंसिपल डेटर का डेट तो है ही. तो अब सिर्फ दो पार्टीज रह जाएंगी. सो द श्योरिटी हैज टेकन द पोजीशन ऑफ द creditor. So the surety gets all the rights which the creditor earlier was having. This is known as the right of subrogation. Then is right to claim indemnity. Section 145 ये क्या कहता है कि जब भी contract of guarantee enter होता है तो there is an implied promise by the principal debtor. क्या है वो implied promise? That whatever sum will be paid by the surety under this guarantee, will be rightfully paid by the surety under this guarantee, that the surety is entitled to claim from the principal debtor. I am repeating this, that as soon as you enter into a contract of guarantee, there is an implied contract between the principal debtor and the surety. As per this implied contract, what does it mean? That whatever payment, whatever money is being paid by the surety rightfully under this particular contract to the creditor on behalf of principal debtor, that amount, that rightful amount can be claimed from principal debtor later on by the surety. Let us take an example. There are three parties A, B and C. A has given loan to B on the guarantee of C. So A is the creditor, B is the principal debtor and C is the guarantor or the surety. Now A gave loan to B, B को repayment करना था, B ने repayment नहीं करी. B की जगह पर C ने amount, जो principal amount था लोन का plus interest जितना भी due था, वो pay back कर दिया A को, right? Now C becomes the creditor and B remains the principal debtor. ये हो गया right to subrogation. Right to claim indemnity क्या है कि जैसे ही C ने A को payment कर दिया B के behalf पे, now C gets right to claim this amount, to get this amount paid back from the principal debtor who is B in this particular case. This is your right to claim indemnity. Then rights against the creditor. First is rights to securities. Rights to securities section 141 क्या कहता है कि जो भी सिक्योरिटी की तरह अगर कोई गुड्स या कुछ पैसा या कुछ भी वैल्यूएबल एसेट क्रेडिटर ने लिया था डेटर से फॉर गिविंग लोन, जैसे ही आपने पेमेंट ले ली श्योरिटी से फॉर दैट लोन, तो वो सारी सिक्योरिटीज जो आपने ली थी अगेंस्ट दैट लोन वो किसके पास चली जाएंगी? वो अब आपके श्योरिटी के पास चली जाएंगी. ही और शी will become the rightful holder, he or she will become the rightful owner of that security taken. Security का क्या मतलब है यहाँ पे कि say for example मैं किसी को लोन दे रही थी और मैंने उनको लोन जो दिया वो एक तो गारंटी के बेसिस पे दिया, ठीक है, कि हमने
किसी और पार्टी ने गारंटी दी थी, तब मैंने वो लोन दिया डेटर को, और साथ में उस डेटर की जो कोई एक वैल्यूएबल एसेट था, कोई मे बी कोई पेंटिंग थी उनके पास, बहुत वैल्यूएबल पेंटिंग, वो अपने पास रख ली एज अ सिक्योरिटी। ठीक, अब जब मुझे रीपेमेंट नहीं हुआ लोन का, मुझे पेमेंट की जो मुझे पेमेंट होनी थी लोन की वापस, वो डेटर ने नहीं की, लेकिन जिन्होंने श्योरिटी दी थी, ठीक है, जिन्होंने गारंटी दी थी, उन्होंने वो मुझे लोन पेमेंट कर दी। तो अब ये जो पेंटिंग मैंने रखी थी, इसका क्या होगा? इसको मैं डेटर को वापस नहीं कर सकती हूं। क्यों? क्योंकि अब क्रेडिटर कौन बन गया? श्योरिटी हैज बिकम द क्रेडिटर। तो श्योरिटी हैज गॉट ऑल द राइट्स व्हिच द क्रेडिटर वाज हैविंग, सो द श्योरिटी विल ऑटोमेटिकली गेट दैट पेंटिंग आल्सो। अब उस पे राइट जो है वो श्योरिटी का है, क्योंकि एज अ सिक्योरिटी वो उसको अपने पास रख सकते हैं इन ऑर्डर टू क्लेम बैक द मनी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। And another right against the creditor is right to claim the set off. इसमें हम क्या कह रहे हैं कि A ने B को 10,000 रुपए का लोन दिया और इसमें C ने सिक्योरिटी दी थी। ऑल्सो A ने यहाँ पे B को लोन दिया है, तो B ने 10,000 रुपए A को वापस करने हैं, और पहले कभी A ने B से 4,000 रुपए लिए थे, तो A ने B को 4,000 रुपए वापस करने हैं। तो अब क्या है एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन? ए 4,000 रुपए ओ करते हैं बी को, बी 10,000 रुपए ओ करते हैं ए को, और सी जो है उन्होंने गारंटी ली है ये 10,000 रुपए की पेमेंट की, रीपेमेंट की। जब बी डिफॉल्ट करते हैं, वो पेमेंट नहीं कर पाते, बी पिक्चर से अभी फिलहाल के लिए हट गए, अब ए और सी आ गए, तो ए क्या कहेंगे सी को कि आपने कहा था इसलिए मैंने 10,000 का लोन दे दिया था, अब आप वो 10,000 रुपए मुझे वापस करो। यहां पर सी जो है कैन क्लेम दिस सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या है कि वो ए को ये कह सकते हैं कि हाँ तुमने बी को 10,000 रुपए का लोन दिया था, लेकिन उसमें से 4,000 रुपए तो तुमने बी को ऑलरेडी देने ही थे, तो बैलेंस एक्चुअल में कितना बचा? 6,000 रुपए का, तो मैं तुम्हें सिर्फ वो 6,000 रुपए ही वापस करूंगा। दिस इज राइट टू क्लेम दी सेट ऑफ। Now the last part, right against the co-sureties to claim the contribution. को-श्योरिटीज क्या होते हैं कि एक ही डेट के लिए, एक ही लोन के लिए 2 या 3 लोगों ने गारंटी दी। सो इंस्टेड ऑफ वन गारंटर, इंस्टेड ऑफ वन श्योरिटी, देयर आर मल्टीपल श्योरिटीज एग्जिस्टिंग। उस केस में क्या होगा कि जब श्योरिटी के ऊपर क्लेम आता है कि प्रिंसिपल डेटर ने पे बैक नहीं किया और अब श्योरिटी ने पे बैक करना है, देन इन दैट केस दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूट फॉर दैट पर्टिकुलर क्लेम। अब वो कंट्रीब्यूशन जो है वो कैसे किया जाता है? जनरली अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा गया है, राइट, तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं कि 10,000 रुपए का लोन था, 2 लोगों ने श्योरिटी दी थी, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतना लिखा था कि ये दोनों गारंटी दे रहे हैं, तो अगर डिफॉल्ट होता है तो दोनों 5-5 हजार रुपए जो है वो पे बैक करेंगे। फाइन। अगर जो है उन्होंने कुछ अपना अमाउंट डिफाइन कर दिया था, राइट, we'll take some examples and understand it through that. Let us say that D has taken a loan and there are 3 people who have given the guarantee, A, B and C. Fine. जो आपका अमाउंट डिफाइंड है, ए ने ये कहा कि मैं 10,000 रुपए तक की गारंटी दूंगा, बी ने कहा मैं 20,000 तक की गारंटी दूंगा, और सी ने कहा मैं 40,000 तक की गारंटी दूंगा। फाइन। अब जो डी ने डिफॉल्ट किया वो हुआ टोटल 70,000 रुपीज का डिफॉल्ट। डी ने लोन लिया था, ए, बी और सी ने श्योरिटी दी थी। ए ने कहा था 10,000 तक की श्योरिटी मेरी है, बी ने कहा था 20,000 तक की है, और सी ने कहा था 40,000 तक की के अमाउंट तक की श्योरिटी मैं दूंगा। टोटल जो डिफॉल्ट हुआ वो हुआ 70,000 रुपीज का। तो ये कैसे डिवाइड किया जाएगा कि आप ए, बी और सी में डिवाइड करोगे उस पेनल्टी को, तो ए और उनका जो मैक्सिमम अमाउंट डिफाइंड है वो वहीं तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो इस केस में क्या है, ए ने 10,000 कहा था, बी ने 20 कहा था, सी ने 40 कहा था, उसका टोटल भी 70,000 ही आता है। तो यहाँ पे तो बहुत आसानी से सेट ऑफ हो गया कि ए 10,000 देंगे, बी 20,000 देंगे और सी जो है वो 40,000 देंगे। अब इसी
सिनेरियो को लेते हुए, इसी एग्जांपल को लेते हुए हम कहें ए ने 10,000 की गारंटी दी, बी ने 20,000 की, सी ने 40,000 की, जो डिफॉल्ट हुआ वो हुआ आपका 40,000 रुपीज का ही। तो अब कैसे डिवाइड करें, अब कौन कितना देगा? तो क्या कहा जाता है कि किस किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, आप इक्वली उस अमाउंट को डिवाइड करोगे, लेकिन जो किसी ने अपना मैक्सिमम अमाउंट डिफाइन किया है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो इक्वल कंट्रीब्यूशन दैट यू विल बी गिविंग और द अमाउंट दैट यू हैव गिवन एज द अपर लिमिट, whichever is higher that will be paid। तो इस केस में अगर हम देखें 40,000 में से 10,000 रुपए तो ए पे कर देंगे, राइट? अब बचे 30,000 रुपए। 30,000 रुपए का आधा आधा कितना होता है? बी को भी 15,000 देने हैं, सी को भी 15,000 देने हैं। अब 15,000 में हम ये देखेंगे बी ने अपनी लिमिट कितनी डिफाइन की है 20,000 की, 15,000 कम है तो 15,000 बी पे कर देगा। सी के केस में हम जाएंगे, सी का कंट्रीब्यूशन कितना आता है 15,000 और अमाउंट कितना है जो उन्होंने डिफाइन किया है 40,000, तो सी भी जो है वो 15,000 की पेमेंट कर देंगे। इस तरह से 40,000 का लोन जो है वो पे किया जाएगा, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं, यही आपके हैं, ए ने 10,000 की गारंटी दी, बी ने 20,000 की गारंटी दी, सी ने अप टू 40,000 की गारंटी दी, डिफॉल्ट हुआ 30,000 रुपीज का। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, तीनों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। जब हम तीनों में इक्वली डिवाइड करेंगे तो तीनों की पेमेंट कितनी कितनी आती है, 10-10 हजार रुपए तीनों की पेमेंट आती है। तो ए जो है वो 10,000 रुपए पे कर देंगे, उनकी लिमिट के अंदर आता है, बी भी 10,000 पे कर देंगे क्योंकि उनकी लिमिट के अंदर आता है, और सी भी 10,000 रुपए पे कर देंगे। सो बेसिकली आप इक्वली डिवाइड करते हो बिटवीन दी को श्योरिटीज और साथ में चेक करते हो कि उन्होंने गारंटी का अमाउंट कुछ डिफाइन तो नहीं किया हुआ कि मैक्सिमम वो कितने तक की गारंटी दे रहे हैं। अगर जो इक्वल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो मैक्सिमम की गारंटी से ऊपर जा रहा है तो आप जितना उन्होंने मैक्सिमम कहा है उतना ही उनसे क्लेम कर सकते हो। सो द बेसिक क्रक्स इज, if as a surety, if as a guarantor I have defined some amount in the contract stating that I will not make a payment of more than this, yeah, I am giving a guarantee of up to rupees this, then I can not be asked to pay more than that in case the principal debtor defaults. So these are the rights of the surety, and that is it for this particular lecture. Thank you.